Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss the Companies Act 2013. So इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने बिजनेस लॉज को कवर कर लिया है, जिसमें हमने द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, LLP एक्ट 2008, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और IT एक्ट 2000 को डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के वेरियस एक्ट्स को डिस्कस किया और अब हम लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के अंदर ही द कंपनीज एक्ट 2013 को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी का जो मीनिंग है वो क्या होता है। तो अब यहाँ पे द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 जो है उसके अंदर वो कैसे डिफाइन करता है कंपनी को। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कोई भी जो कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई होगी इस एक्ट के अंदर उसको हम कंपनी बोलेंगे, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो अब ये प्रीवियस कंपनी लॉ इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि द कंपनीज एक्ट 2013 से पहले द कंपनीज एक्ट 1956 जो है वो फॉलो होता था, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट्स हुए और ये द कंपनीज एक्ट 2013 बन गया। तो इसीलिए जो भी कंपनीज अगर इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती होंगी या फिर इससे प्रीवियस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई होंगी तो उन सभी को हम यहाँ पे कंपनी कहते हैं। तो अब ये बहुत जनरल डेफिनेशन है कंपनी की, तो अब हम इसको स्पेसिफाई करते हैं कि हम कंपनी जो है वो किसको कहते हैं। तो यहाँ पे कंपनी इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो अब यहाँ पे जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब अब क्या है यहाँ पर, ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन से ये इंडिकेट करता है कि ये जो कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट हुई होगी द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो इन सभी को कंपनी कहेंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो अब कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो क्या होता है। तो अब यहाँ पे किसी भी कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि यहाँ पर कंपनी जो है वो एक रियल पर्सन नहीं है, लेकिन हम उसे सारे राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं वो देते हैं एक ह्यूमन बीइंग की तरह। मतलब कि आर्टिफिशियल पर्सन हम उसको बना देते हैं ताकि कोई भी पर्सन जो है कंपनी के नाम पर ही उसको सू कर सकता है। यहाँ पे कंपनी जो है वो भी किसी दूसरे पर्सन को सू कर सकती है अपने ही नाम पर। तो ऐसा एक जो ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो भी कर सकता है। तो यही राइट्स यहाँ पे कंपनी को भी दिए जाते हैं। और कंपनी जो है वो अपने नाम पर यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है उसको होल्ड कर सकती है। तो इसीलिए हम कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं कि वो फिज़िकली एक पर्सन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, लेकिन उसके पास जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही होते हैं। तो इसीलिए आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब यही है कि जो कंपनी है उस पर कोई केस फाइल हो सकता है और कंपनी भी किसी और पर अपने नाम से ही केस फाइल कर सकती है और वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकती है। तो इसीलिए हम इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो अब कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो क्रिएटेड बाय लॉ ही हो सकता है। लॉ ही उस पर्टिकुलर कंपनी को क्रिएट करता है, उसी के अंडर कंपनीज जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं और इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो लॉ के थ्रू ही बोला जाता है। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। तो अब यहाँ पे जो कंपनी है उसकी सेपरेट एंटिटी होती है। अब सेपरेट एंटिटी का मतलब है तो बेसिकली यहाँ पे सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि जो भी कंपनी होती है वो सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स ओनर्स। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि जो कंपनी का ओनर है और जो कंपनी है वो सेम ही पर्सन है, क्योंकि वो जो ओनर है वही उस कंपनी को रन कर रहा है, चला रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो कंपनी है वो सेपरेट एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स ओनर्स, क्योंकि यहाँ पे जो ओनर है वो कंपनी से एसोसिएटेड नहीं होता इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे कंपनी का जो कोई मेंबर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे वो जो कंपनी है उसकी डेथ हो गई है? ऑब्वियसली नॉट।
तो इसीलिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ पे सेपरेट एंटिटी होती है कोई भी कंपनी जो है, जो सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स बनाती है एक कंपनी को, कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ द ओनर वहाँ पे कंपनी जो है वो शट नहीं होती, क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो ओन करते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं वहाँ पर कंपनी के। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब वहाँ पर शेयर होल्डर्स की डेथ हो जाती है या ओनर की डेथ हो जाती है तो उससे कंपनी जो है वो बंद नहीं हो जाती, वो वाइंड अप नहीं हो जाती। और उस केस में हम ये भी नहीं बोलते कि वहाँ पे कंपनी की डेथ हो गई है। तो इसीलिए यहाँ पे कंपनी को एक सेपरेट एंटिटी जो है वो बोला गया है कि वो सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स ओनर्स विद परपेचुअल सक्सेशन। तो अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन। कंपनी जो है वो अनफॉर्सीन फ्यूचर के लिए चलती रहती है, उसको हम कभी भी बंद करने के लिए कि हम एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसे बंद कर देंगे, ऐसा सोचकर कोई भी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं की जाती। इसीलिए कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होती है कि कंपनी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, चलती रहेगी अनफॉर्सिनेबल फ्यूचर तक। हम उसको ये बोल के इनकॉर्पोरेट नहीं करते कि हम उसको शट कर देंगे या हमें उसे कभी फ्यूचर में शट करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंपनी को बोलते हैं कि उसकी परपेचुअल सक्सेशन है। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे एंड अ कॉमन सील। तो कंपनी की एक कॉमन सील होती है जो कि कोई भी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर लगाई जाती है, ताकि हम डॉक्यूमेंट्स को, कंपनी के जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फोर्जरी से बचा पाएँ। तो इसीलिए वहाँ पे कंपनी की एक कॉमन सील होती है। तो यही यहाँ पर डेफिनेशन है एक कंपनी की, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे कीवर्ड से इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जो भी इनकॉर्पोरेट हुई होगी इस एक्ट के अंदर उसको हम कंपनी बोलेंगे। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होगी, आर्टिफिशियल पर्सन कहेंगे हम कंपनी को, क्योंकि वो जो है वो सारे ही जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो एक ह्यूमन बीइंग के उनको होल्ड करती है। वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकती है और वो किसी के ऊपर केस फाइल भी कर सकती है और उसके ऊपर भी केस फाइल हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं हम किसी भी कंपनी को जो कि क्रिएटेड बाय लॉ होगी। तो आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो क्रिएटेड बाय लॉ ही होता है हमेशा। तो इसलिए कंपनी जो है वो अंडर लॉ ही क्रिएट की जाती है, इस एक्ट के अंदर क्रिएट की जाती है। तो इसीलिए उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो बोलते हैं क्रिएटेड बाय लॉ। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। अब सेपरेट एंटिटी में हमने देखा था कि यहाँ पे वो सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स ओनर्स, जो कंपनी के मेंबर्स हैं या ओनर्स हैं उनसे सेपरेट होती है। वहाँ पर जो कंपनी की लायबिलिटी है और जो ओनर की लायबिलिटी है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वहाँ पे कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स ओनर्स। और हमने देखा विद अ परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन होती है अनफॉर्सिनेबल फ्यूचर के लिए वो कंपनी जो है वो रन करती रहेगी, उसको हम बंद करने के लिए नहीं इनकॉर्पोरेट करते। तो इसीलिए उसको हम परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। और कंपनी की एक कॉमन सील होती है जो कंपनी यूज़ करती है, जो एक यूनिक कॉमन सील होती है जो उनके डॉक्यूमेंट्स पर होती है, कंपनी के किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे होती है, ताकि जो कंपनी है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को बचा पाए फोर्जरी से, कि कोई उन डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज ना कर ले। इसीलिए तो यही है यहाँ पे कंपनी की डेफिनेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो अब यहाँ पे जो ये एक्ट है वो एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया पर। तो अब यहाँ पे है कंपनीज एक्ट इज़ एप्लीकेबल ऑन। अब किन कंपनीज के ऊपर ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता है, ऐसे हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कंपनीज़ के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। कोई भी कंपनी अगर कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है या उससे प्रीवियस एक्ट जो था कंपनीज़ एक्ट 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो फिर उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे कंपनीज़ एक्ट जो है इस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। इंश्योरेंस कंपनीज़ के ऊपर भी यहाँ पे जो कंपनीज़ एक्ट 2013 है वो एप्लीकेबल होता है। बैंकिंग कंपनीज़ के ऊपर होता है। कंपनीज़ प्रोड्यूसिंग सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, तो मतलब जो कंपनीज़ जो हैं अगर वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही हैं, जैसे टाटा पावर DDL है जो दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, तो इसीलिए इन सबको हम कहते हैं कि वहाँ पर ये जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे कवर होती हैं अंडर द कंपनीज़ एक्ट 2013। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी कंपनी अगर प्रोड्यूस भी कर रही है या फिर सप्लाई कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को, तो उन सभी को हम इंक्लूड करते हैं। तो कंपनीज़ एक्ट 2013 है वो अपने एम्बिट में इन कंपनीज़ को लेता है।
कंपनीज रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट, अब कोई कंपनी अगर स्पेशल एक्ट से रेगुलेट होती है तो उनको भी यहाँ पे कवर किया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। एंटिटीज़ एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसी एंटिटीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि उनको कवर करना है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, तो वो कंपनीज भी यहाँ पे कवर होंगी, इस एक्ट के एम्बिट में आएंगी। तो यही यहाँ पर टाइप्स थे जिन कंपनीज़ के ऊपर यहाँ पे कंपनीज एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ पे आपसे ऑप्शंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसे टाइप है जिस पे जो कंपनीज एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता या होता है। तो उस टाइम के लिए हमें ये जो टाइप्स हैं वो समझना इम्पॉर्टेंट है, ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि किन टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के ऊपर ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो एप्लीकेबल होता है। कंपनीज़ के ऊपर जो भी इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई होंगी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनीज़, कंपनीज़ प्रोड्यूसिंग और सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, कंपनीज़ रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट एंड एंटिटीज़ एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन सभी के ऊपर यहाँ पे द कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो आई होप आप यहाँ पे कंपनी की जो डेफिनेशन है वो समझ गए होंगे और ये एक्ट जो है वो किन कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है वो भी आप समझ गए होंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जो कंपनी है उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, कितने टाइप की कंपनीज़ जो है वो इस एक्ट के अंदर फॉर्म हो सकती है। तो अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपनीज़ में 4 to 5 बेसिस पे देखेंगे कि वहाँ पर कितने टाइप की कंपनीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। तो फर्स्ट बेसिस है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी के बेसिस पर अब कितनी कंपनीज हो सकती हैं तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, तो अब क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी है तो इसीलिए अब यहाँ पे लाइबिलिटी की ही बात हो रही है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी शेयर्स तक ही। तो अब जो कंपनीज़ होती हैं जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं वो ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा होता है कि वहाँ पर वो कंपनी जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उनके अनपेड शेयर्स तक ही रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर उनकी लाइबिलिटी को लिमिट कर दिया उनके अनपेड शेयर्स तक ही, तो इसीलिए इन कंपनीज़ को हम लिमिटेड बाय शेयर्स जो है वो बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि यहाँ पे अनपेड शेयर्स के अगेंस्ट यहाँ पे कंपनीज जो हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, इसीलिए हम इनको लिमिटेड बाय शेयर्स कहते हैं, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी होता है टाइप ऑफ कंपनी। तो इसीलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब यहाँ पे जो कंपनी है वो लिमिटेड बाय गारंटी है कि यहाँ पर जो एसेट होंगी कंपनी की एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जो वैल्यूएशन हो रहा होगा तो वहीं तक यहाँ पे शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी। तो इस केस में होता है कि एसेट्स जितनी भी है कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम पे तो वहीं तक उन्हीं को पे ऑफ करने तक ही यहाँ पे शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी है वो बनी रहेगी, तो इसको हम कहते हैं ये लिमिटेड बाय गारंटी है। तो आपको याद रखना है कि जब गारंटी लिमिटेड बाय गारंटी हो तो वहाँ पे एसेट्स की बात हो रही होगी, जब लिमिटेड बाय शेयर्स हो रहा हो तो वहाँ पे अनपेड शेयर्स तक ही उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। तो यही हमें यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पे जब लिमिटेड बाय गारंटी है तो वहाँ पे एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे जो शेयर होल्डर हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और जब यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है तो जितने भी अनपेड शेयर होंगे किसी भी एक शेयर होल्डर के तो उसकी लाइबिलिटी सिर्फ उन अनपेड शेयर्स तक ही लिमिटेड रहेगी। नेक्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी। अब यहाँ पे अनलिमिटेड कंपनी भी होती है कि वहाँ पे लाइबिलिटी जो है शेयर होल्डर्स की वो अनलिमिटेड है, तो इसीलिए इनको हम अनलिमिटेड कंपनी बोलते हैं। ये सिंपल है समझने के लिए क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी जब बात हो रही है तो यहाँ पे जो अनलिमिटेड कंपनी है वो उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे अनलिमिटेड कंपनी है। तो अब यहाँ पे इसके साथ साथ हमें ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि इनके सेक्शंस क्या हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो कंपनीज एक्ट में ही पूरे कंपनीज एक्ट 2013 में ही हमें सेक्शंस को याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा था यहाँ पर कि डेफिनेशन का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 है। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डेफिनेशन होती हैं यूजुअली वो हर एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में ही होती हैं। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि जब डेफिनेशन की बात हो रही है तो सेक्शन 2 ही होगा वहाँ पर। तो इसीलिए जैसे यहाँ पर बात हो रही है तो यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 है, जो जैसे हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे सबसेक्शन 20 है
तो यहाँ पे सबसेक्शन 21 है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी है उनकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में है। अब जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं उनकी सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 है। जो अनलिमिटेड कंपनी है उनका जो डेफिनेशन है वो थोड़ा बाद में है इनसे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 के अंदर। तो अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि बेसिस ऑफ लायबिलिटीज़ यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज हो सकती हैं। अब नेक्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। अब मेंबर्स के बेसिस पे किसी भी कंपनी में कितने मेंबर्स होंगे उसके बेसिस पे भी यहाँ पे जो टाइप है वो चेंज हो सकता है किसी भी कंपनी का। तो इसमें यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे ओपीसी विच इज़ 1 पर्सन कंपनी। तो अब इसकी डेफिनेशन जो है वो भी यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 के अंदर है। तो अब 1 पर्सन कंपनी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मेंबर होगा उस कंपनी के अंदर, ओनली 1 पर्सन एज मेंबर। तो इसीलिए इसको हम 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। तो अब 1 पर्सन कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि हम यहाँ पे 1 पर्सन कंपनी के जो फीचर्स हैं उसको समझ जाएं और इसको डिफरेंशिएट कर पाएँ नॉर्मल कंपनी से और उसकी डेफिनेशन से। तो इसीलिए यहाँ पे 1 पर्सन कंपनी जो है उसमें एक ही मेंबर होगा। नो मिनिमम लिमिट ऑन पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पे जो पेड अप कैपिटल है उस पर कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है। पेड अप कैपिटल पे नो लिमिट। नो माइनर शेल बिकम मेंबर। तो 1 पर्सन कंपनी में कोई भी माइनर जो है वो मेंबर नहीं बन सकता 1 पर्सन कंपनी का, क्योंकि यहाँ पे पहले ही यहाँ पे 1 पर्सन एज मेंबर है। तो यहाँ पे अब हम एक माइनर को इंक्लूड नहीं कर सकते 1 पर्सन कंपनी के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे एमओए शेल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन हु शेल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें ऐसा लिखा हुआ होता है, उसमें इंडिकेट किया जाता है किसका नाम, नेम ऑफ अदर पर्सन। अब वो अदर पर्सन कौन होगा और उसका क्या रोल होगा, हु शेल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ। तो अब सब्सक्राइबर का मतलब यहाँ पे इसी पर्सन से है, 1 पर्सन से है। तो अगर ऐसा होता है कि वहाँ पे वो जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में वहाँ पे उस कंपनी को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, कोई मेंबर जो है वो उस कंपनी का बनेगा उसके बाद। तो ऐसा पहले ही एमओए में डिसाइडेड होगा कंपनी के जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही हो जाता है कि वहाँ पे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसी में इंडिकेट किया जाएगा नेम ऑफ अदर पर्सन हु शेल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वहाँ पे इनकेपेबल है वहाँ पे कोई भी जो सब्सक्राइबर है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। कुछ भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है मान लेते हैं सब्सक्राइबर जो है, तो उस केस में वहाँ पे उसकी इनकैपेसिटी हो जाएगी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको याद होगा ये हमने द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिस्कस किया था अंडर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, जिसमें हमने देखा था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए पर्सन को मेजर होना पड़ता है, 18+ होना पड़ता है, वहाँ पे साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए और वहाँ पे वो डिस्क्वालिफाइड अंडर लॉ भी नहीं होना चाहिए, तो तब वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो पाता है। तो इसीलिए अगर ऐसा होता है यहाँ पे कि जो मेंबर है उस कंपनी का 1 पर्सन कंपनी का वो कुछ ऐसा होता है कि उसकी इनकैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाती है, तो वो जो मेंबर हमने डिसाइड किया होगा एमओए के अंदर तो वो वहाँ पे बिकम द मेंबर, तो वो उस कंपनी का मेंबर जो है वो बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एमओए में ही डिसाइड करना होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही डिसाइड करना होता है कि कौन वो पर्सन होगा कि अगर कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है फ्यूचर में तो कौन उस कंपनी को संभालेगा। तो इसीलिए ये जो पर्सन है इसका नेम जो है वो डिसाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। तो मतलब यहाँ पे जो एक पर्सन है उसको हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो मोर देन 1 पर्सन कंपनी जो है वो चला पाए या इनकॉर्पोरेट कर पाए। तो अगर इस पर्सन की ऑलरेडी एक ओपीसी है तो ये दूसरी ओपीसी जो है वो नहीं खोल सकता, नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकता। तो वही है यहाँ पे नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। एक ही ओपीसी एक ही पर्सन जो है वो ओन कर सकता है, वो एक से ज़्यादा 1 पर्सन कंपनीज को नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकता। नेक्स्ट है यहाँ पे द मेंबर कैन बी सोल मेंबर एंड डायरेक्टर। तो अब वो जो एक पर्सन है वही उस कंपनी का मेंबर होगा
और वही उस कंपनी का डायरेक्टर भी होगा। तो इसीलिए वही पर्सन जो है वो अकेला ही यहाँ पे मेंबर होगा और वही जो है वो डायरेक्टर होगा। नेक्स्ट है ओपीसी कांट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो अब यहाँ पे जो एनबीएफसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पे 1% कंपनी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकती, उनको कैरी आउट नहीं कर सकती। और इसको इंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे ये जो कंपनी है 1% कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएगी सिक्योरिटीज़ में किसी भी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर, किसी भी दूसरी कंपनी के अंदर। तो यही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन था एक 1% कंपनी का, यही यहाँ पे मेन प्रोविजंस थे और 1% कंपनी के फीचर्स थे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स जो हैं वो और कितने टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं अदर देन 1% कंपनी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।